हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में जो हमने स्टार्ट किया है वो किया है तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना, यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं उसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व सेल के बारे में, यानी कि जो हमारी तंत्रिका कोशिका है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका होता है, ये जो तंत्रिका कोशिका है ये आकार में भिन्न होते हैं। मतलब कोई तंत्रिका ऐसी होती है जो छोटी होती है, कोई तंत्रिका कोशिका ऐसी होती है जो बड़ी होती है। आप इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते हैं, यानी कि नग्न आँखों से आप इनको नहीं देख सकते हैं। तंत्रिका जो कोशिका है हमारा, तंत्रिका कोशिका का निर्माण श्वेत और धूसर पदार्थ से हुआ है और ये आपका मस्तिष्क तथा सुषुम्ना नाड़ी दोनों में ही पाए जाते हैं। बेसिकली आज हम ये जो हमारा नर्व सेल है इसमें हम बात क्या करेंगे? इसमें हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि जीव की सबसे सूक्ष्मतम, सरलतम, क्रियात्मक, संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है हमारा सेल। साथ ही साथ आपने ये देखा था कि जो गुर्दा है, गुर्दे की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक, क्रियात्मक जो इकाई है वो है आपकी नेफ्रॉन। उसी प्रकार से ये जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की सूक्ष्मतम, सरलतम, क्रियात्मक, संरचनात्मक इकाई क्या है? वो है आपका न्यूरॉन्स। तो बेसिकली आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने जैसे एक क्लास अलग से ली थी नेफ्रॉन के लिए, वैसे ही आज हमारी क्लास होने वाली है न्यूरॉन्स के बारे में। तो हम न्यूरॉन्स को थोड़ा-सा समझते हैं, ये न्यूरॉन्स हैं क्या? सबसे पहले ये जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र हमारा यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये असंख्य न्यूरॉन से बने होते हैं। हमारे जो तंत्रिका तंत्र है, ये 1 या 2 न्यूरॉन से नहीं बने होते हैं, ये असंख्य न्यूरॉन से बने होते हैं। अतः न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की एक इकाई होती है। ठीक? न्यूरॉन्स द्वारा ही शरीर के सभी कार्यों को संपादित करते हैं। सबसे पहले आप क्या ध्यान रखेंगे कि न्यूरॉन्स ही तंत्रिका तंत्र की इकाई है या तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो वो है हमारा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? तो इनकी गिनती नहीं है, 1, 2, 4, 6 नहीं होते हैं, ये असंख्य पाए जाते हैं। और न्यूरॉन्स के द्वारा ही इसी न्यूरॉन के माध्यम से इसी न्यूरॉन के द्वारा शरीर के सभी कार्यों को संपादित किया जाता है। प्रत्येक न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, प्रवर्ध, एक्सॉन तथा डेंड्रॉन, ये दिन नहीं है, डेंड्रॉन्स के बने होते हैं। किसके किसके बने होते हैं? तो ये आपके प्रवर्ध के बने होते हैं, एक्सॉन के बने होते हैं, डेंड्रॉन्स के बने होते हैं। न्यूरॉन्स को ही तंत्रिका कहा जाता है, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन है इसी न्यूरॉन को ही हम तंत्रिका के नाम से जानते हैं या फिर इसी को ही हम तंत्रिका कहते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र के समुचित ज्ञान के लिए तंत्रिका कोशिकाओं का और उनके प्रकार का ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर आप तंत्रिका तंत्र को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन न्यूरॉन्स के बारे में समझना ज़रूरी होता है। ये एक विद्युत की तार की तरह शीघ्र ही संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने और मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हमारी क्या करती हैं? सॉरी, ये जो हमारी ये क्या बोलते हैं इसको? जो हमारे न्यूरॉन्स हैं,
ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये बिल्कुल आपके विद्युत के समान, जो विद्युत का तार होता है उसकी तरह करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बल्ब स्विच ऑन करते हैं, आप तुरंत लाइट जलती है। तो उसी तरह से ये उसी वेग से काम करता है, जिस तरह से विद्युत का तार कार्य करता है उसी तरह से ये भी करता है। तो करता क्या है, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने, और जो मस्तिष्क से आदेश मिलता है हमको, उसको ये अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। कुछ तंत्रिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क में ले जाने का कार्य करते हैं, तथा इसके ठीक विपरीत कुछ तंत्रिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों में लाने का कार्य भी करते हैं। तो ये करते क्या हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसी तंत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसे तंत्रिकाएं हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो आपके जो आपके संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। और उसके विपरीत कुछ ऐसे भी न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके मस्तिष्क के आदेश को आपके अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अतः न्यूरॉन को रिले स्टेशन की संज्ञा दी गई है। हालांकि यहाँ तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में भी हमने इस टर्म का जिक्र किया था। कहाँ पर किया था, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमने, और मस्तिष्क के किस भाग को, हमने मस्तिष्क के किस भाग को रिले स्टेशन की संज्ञा नाम दिया था। ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कल की ही क्लास का है, ठीक। तो ये आपने देखा, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, तो हमारे न्यूरॉन्स हमारे जो मस्तिष्क तक, हमारे मस्तिष्क तक संदेश को, संवेदनाओं को ले जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे कल हमने एक उदाहरण समझा था कि अगर आपके पैर में जो कील चुभ रही है या फिर कोई कांटा चुभ रहा है, तो उस चुभन को हमारे मस्तिष्क तक पहले ये जो हमारी तंत्रिका है वो ले जाती है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क हमें आदेश देता है, तो ये तंत्रिका लाकर उस आदेश को जहाँ हमें जो क्रिया करना होता है उस शरीर के उस अंग को पहुँचाती हैं। तो बेसिकली ये जो हमारी तंत्रिका है, ये हमारी तंत्रिका संदेश को ले जाने और मस्तिष्क से अंगों तक संदेश को लाकर पहुँचाने का कार्य करते हैं, ठीक। अगर आगे हम देखें, आगे क्या है आपका, आगे ये आपका न्यूरॉन्स बना है। क्या बना है, ये आपका न्यूरॉन्स बना है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो आप देख पा रहे होंगे ये न्यूरॉन्स में क्या क्या आपके पार्ट हैं। जो जैसे ये जो आपका बीच में है ये केंद्रक है, ठीक। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका कोशिका काय है, यानी कि जो साइटोन होते हैं। हालांकि अभी आप साइटोन के बारे में समझेंगे, डेंड्राइटिस के बारे में समझेंगे, सभी के बारे में समझने वाले हैं। चाहे वो आपका एक्सॉन हो, चाहे आपका सिनेप्स हो, कुछ भी हो, आप सब के बारे में समझेंगे। बस एक बार आप फिगर में देख लीजिए क्या कहाँ पर है। ये जो आपका कुछ इस तरह से पत्तीनुमा संरचना है, ये आपका डेंड्राइटिस है। सॉन आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलरफुल बना है, यहाँ पर जो ब्लैक वाला डॉट है उसको हम सॉन के नाम से जानते हैं। अगला है आपका, ये जो आपका रेड है ये आपका स्वान है। एक्सॉन क्या है, ये जो आपकी ये आपकी जो क्या ये आसमानी कलर की जो पट्टी आ रही है, इसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रेनवियर की पर्ण संधियां भी यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। माइलिन आवरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। माइलिन आवरण क्या होता है, तो ये वसा से निर्मित होता है। हालांकि इसके बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, उन छोटे छोटे कार्यों को आपको समझ लेना है। बस एक बार आप यहाँ पर फिगर देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने जो ये कार्य है न्यूरॉन्स के, उस कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये फिगर अच्छे से दिख रहा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इतना
इतना जो साफ आपका बना है ये फिगर, इतना साफ फिगर आपकी बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर दिख रही होंगी, ठीक? अब हम इसके आगे थोड़ा-सा अगर चर्चा करें, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इन्हीं पार्टों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले क्या आ जाता है, ये तो यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो अभी-अभी आपने समझा क्या कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है हमारा यही न्यूरॉन्स होता है। ये हमने पहले भी देख लिया था, ठीक? तो क्या है? ये तंत्रिका तंत्र की हमारी सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ही क्या है? न्यूरॉन्स होता है। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स इनके 3 मुख्य भाग होते हैं। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इनके मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है साइटोन होता है, दूसरा आपका डेंड्राइटस होता है और तीसरा आपका होता है एक्सॉन होता है। अब ये 3 के तीनों हमारे किसके पार्ट हैं? तो ये 3 के तीनों आपके न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। अब ज़रा हम इनके जो ये तीनों पार्ट दिए गए हैं, इनके कार्यों को भी थोड़ा-थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कार्य करते हैं, क्यों होते हैं ये हमारे न्यूरॉन्स में क्यों होते हैं, ठीक? अगर हम बात करें सबसे पहले साइटोन की, तो ध्यान रखिएगा कभी भी आपसे पूछा जाए साइटोन किसका पार्ट है, तो किसका पार्ट है? न्यूरॉन का पार्ट है। अभी यहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। कन्फ्यूज़न तब होता है जब ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, हमें पता नहीं होता है कि किस टॉपिक से आया है, ठीक? तो समस्या हमारे लिए वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और हमें आती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान लगता है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन इतने क्लोज़ दिए होते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। आप क्या करेंगे? आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जैसे अगर मैं बात करूँ कभी आपसे हाइपर और हाइपो का पूछा जाए, तो आपको अगर ये डाउट क्लियर नहीं है कि हाइपो का मतलब होता है घटी हुई मात्रा और हाइपर का मतलब होता है बढ़ी हुई मात्रा। तो ऐसे में ऑप्शन में आपको दोनों देखने को मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन दोनों साथ में मिलेंगे जैसे हाइपर कैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। तो ये ऑप्शन आपको दोनों मिलेंगे वहाँ पर। बस आपको ध्यान ये होना चाहिए कि हाइपर का मतलब होता है बढ़ी मात्रा और हाइपो का मतलब होता है घटी हुई मात्रा। ठीक? अब हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा-सा साइटोन के बारे में। ठीक? साइटोन आपका मुख्य कोशिका काय है। ये जो साइटोन होता है, ये मुख्य कोशिका काय है जिसमें केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। अभी-अभी आपने देखा क्या देखा कि क्या पाए जा रहे हैं इसमें? इसमें आपके केंद्रक पाया जा रहा है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ-साथ अन्य कोशिकांग जो हैं, वो भी पाए जा रहे हैं। किसमें? ये जो आपका साइटोन है। यहाँ यहाँ निस्सल के कण उपस्थित होते हैं जो कि प्रोटीन से संबंधित संरचनाएं हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित संरचनाएं हैं। तो साइटोन में किसके संश्लेषण से संबंधित संरचनाएं होती हैं? तो वो होती हैं आपके प्रोटीन से संबंधित संरचनाएं होती हैं। अगली बात करें हम इसी साइटोन के बारे में, तो साइटोन से कई छोटी-छोटी शाखाएँ जिसे हम प्रवर्ध कहते हैं, निकलती हैं और इन्हीं को डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो हमारा साइटोन होता है, ये डेंड्राइट्स कुछ अलग नहीं है। ये जो हमारी साइटोन होती हैं, इसी साइटोन से कई छोटी-छोटी शाखाएँ निकलती हैं और इन्हीं शाखाओं को ही हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। आपने क्या देखा? आपने साइटोन देखा, आपने डेंड्राइट्स देखा।
अब हम बात करते हैं एक्सॉन की। आपने एक्सॉन का नाम भी तो सुना था। तो एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन एक लंबी शाखा के रूप में साइटोन से जुड़ा होता है और इस एक्सॉन पर वसा पर बना माइलिन आवरण पाया जाता है। तो ये जो माइलिन आवरण है, ये किस पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके एक्सॉन पर। एक्सॉन क्या है? तो एक लंबी शाखा के रूप में साइटोन से जुड़ी होती है। एक्सॉन पर किसका आवरण होता है? यानी कि या फिर हम ये बोलें आपसे कि जो एक्सॉन पर माइलिन का आवरण होता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है आपका वसा का। ठीक, यहाँ से आपके 3 से 4 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करें तो ये जो माइलिन है, यह माइलिन आवरण कुछ बिंदुओं या स्थान पर अनुपस्थित होता है, जिन्हें रेनवियर की पर्व संधियां भी कहते हैं। अभी आपने जो फिगर देखा था, वहां पर क्या देखा था? रेनवियर की पर्व संधियां देखा था। और ये होते क्या हैं? तो ये वो स्थान होते हैं जहां पर माइलिन आवरण के कुछ बिंदु अनुपस्थित होते हैं, यानी कि माइलिन आवरण नहीं पाया जाता है। जरा एक बार हम अपने फिगर पर चलते हैं और देखते हैं ये माइलिन आवरण है कहाँ पर। ये रहा आपका माइलिन आवरण। और ये जहां पर अनुपस्थित होते हैं उसे हम कहते हैं रेनवियर की पर्व संधियों के नाम से जानते हैं। ठीक, क्या होता है ये? तो ये आपका रेनवियर की पर्व संधियां कहलाती हैं, जहां पर माइलिन आवरण नहीं पाया जाता है या फिर अनुपस्थित होता है। साथ ही साथ आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो माइलिन आवरण है, ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है फैट का, वसा का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। ये है आपके निस्सल के कण और प्रोटीन संश्लेषण से ये संबंधित होते हैं। ठीक, अगला अगर पॉइंट हम डिस्कस करें, अगला पॉइंट क्या है आपका? ये हमने समझ लिया। ये है आपका, इस आवरण के नीचे सॉन सेल पाई जाती है। ये जो आपका माइलिन आवरण है, इसी माइलिन आवरण के नीचे ये क्या पाया जाता है? तो इसी माइलिन आवरण के नीचे सॉन सेल पाया जाता है। और अभी अभी आपने यहाँ पर सॉन सेल को देखा। सॉन सेल कहाँ है? एक बार हम फिर से देखते हैं। तो ये रहा आपका सॉन सेल। क्या है आपका? ये है आपका सॉन सेल। ठीक, अगला पॉइंट है आपका, अगर हम चर्चा करें अपने अगले पॉइंट पर, तो वो आ जाता है आपका, यहाँ तक आपने देखा। अब अगला है आपका एक्सॉन। एक्सॉन आपने देखा था। एक्सॉन के अंतिम सिरे समीपस्थ तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटिस के साथ सिनेप्स का निर्माण करते हैं। फिगर में आपने देखा था सिनेप्स कहाँ होता है। तो ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंतिम सिरे समीपस्थ तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटिस के साथ सिनेप्स का निर्माण करते हैं और प्रत्येक तंत्रिकीय सूचनाएं इस सिनेप्स से होकर गति करती है। यानी कि जो हमारी तंत्रिका सूचनाएं हैं, वो कहाँ से होकर गति करती हैं? तो ये सिनेप्स से होकर गति करती हैं। और सिनेप्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अगर हम बात करें सिनेप्स के निर्माण की, तो एक्सॉन के अंतिम सिरे समीपस्थ तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइटिस में इसका निर्माण होता है। और ये तंत्रिकीय सूचनाएं इसी से होकर गति करती हैं। सिनेप्स पर वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकीय सूचनाओं की गति बढ़ाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर या फिर तंत्री हार्मोन कहलाते हैं। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। क्या है? कह रहा है कि सिनेप्स पर वे रासायनिक पदार्थ जो तंत्रिकीय सूचनाओं को गति बढ़ाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप न्यूरोट्रांसमीटर या तंत्री हार्मोन कहते हैं। जैसे एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये आपकी क्या होते हैं? ये आपके सूचना की गति को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं। ठीक,
ध्यान रखिएगा, गति बढ़ाने वाले जो हार्मोन हैं उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये होते कौन-कौन से हैं? तो एसिटिल कोलिन होते हैं, एपिनेफ्रिन होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं। ठीक? अगर हम वहीं बात करें, सिनेप्स पर ही ऐसे भी रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिकीय सूचनाओं की गति को कम करते हैं या फिर धीमा कर देते हैं। इन्हें आप न्यूरॉन इनहिबिटर्स कहते हैं, न्यूरो इनहिबिटर्स कहते हैं। ये या फिर आप इसे तंत्रिका रोधी हार्मोन कहते हैं। ज़रा ये आज अगर काफ़ी दिनों बाद हमें इनहिबिटर्स का नाम सुनने को मिला है, तो ज़रा एक बार ये बताइएगा, आपने न्यूट्रिशन साइंस में ये इनहिबिटर्स का नाम कब सुना था? ये जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं, ये आपने नाम कहाँ पर सुना था? बस मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ, क्या आपने दाल में सुना था, चावल में सुना था, अंडे में सुना था, दूध में सुना था, सोयाबीन में सुना था, किस में सुना था ये नाम? बस आपको यही इतना बता देना है, बाकी कुछ भी नहीं बताना है। ठीक? अब ये जो आपकी सूचनाएँ हैं, जो आपके तंत्र की सूचनाएँ हैं, इनकी गति को धीमा करने वाले अगर हम हार्मोन की बात करें, तो इसमें आता है आपका ग्लाइसिन, गामा एमिनोब्यूटारिक अम्ल। कौन-कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, गामा अमीनोब्यूटारिक अम्ल। ये जो आपके जो एक दोनों आपके क्या तंत्रिकीय सूचना की गति को बढ़ाने वाले हार्मोन का नाम ध्यान रखिएगा। तंत्रिकीय सूचना की गति को धीमा करने वाले हार्मोन के नाम को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो गति को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं, इनको क्या कहते हैं? और जो गति को घटाने वाले या धीमा करने वाले, कम करने वाले हार्मोन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक? आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला पॉइंट क्या है? ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा न्यूरॉन्स के बारे में। अब अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ज़रा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालाँकि जब आपने कल संरचना देखा था, जो हमारा मस्तिष्क है, कल आपने जब मस्तिष्क की संरचना को देखा था, तब वहाँ पर आपने ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में सुना था। क्या सुना था? ये जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, क्या है? तो जो हमारा नर्वस सिस्टम था, यानी कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र था, तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भागों में बाँटा था। एक तो आपका हो गया था सेंट्रल, एक आपका हो गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपने क्या देखा था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसी परिधीय तंत्र अब हमने एक पार्ट समाप्त कर लिया है। अगर आपको याद आ रहा हो, तो जो पहले क्लास में हमने एक चार्ट देखा था तंत्रिका तंत्र को, एक ही नज़र में हमने समझा था कि तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट हैं। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने ये देखा था, थोड़ा-सा स्पेस अगर मिल जाता, कोई बात नहीं। हमने सबसे पहले क्या देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमने उसको 2 पार्ट में किया था। एक था आपका सेंट्रल और दूसरा था आपका पेरिफेरल। सेंट्रल में भी आपने 2 देखा था, एक देखा था आपने ब्रेन और दूसरा आपने देखा था स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कल ही समाप्त हो गया था। इसी में हमारा होता है न्यूरॉन्स। तो हमने न्यूरॉन्स की भी चर्चा कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट पर, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, जिसे हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा था, या जिसका नाम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आज हम थोड़ा-सा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा था कि ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, ये कपालिका तंत्रिका और सुषुम्ना तंत्रिका के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसमें जो कपालिका तंत्र है वो 12 जोड़ी होता है, और जो आपका सुषुम्ना तंत्रिका होता है वो 31 जोड़ी पाया जाता है। ठीक? अब हम थोड़ा सा समझते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में।
ये जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंतर्गत मस्तिष्क से निकलने वाली कपालिका तंत्रिकाएं और सुषुम्ना नाड़ी से निकलने वाली सुषुम्ना तंत्रिकाएं आती हैं। आपने शुरू में ही सुना था क्या कि ये जो कपालिका तंत्रिकाएं हैं और जो सुषुम्ना तंत्रिकाएं हैं उनसे मिलकर बना होता है। यही तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आपने सुना, ऐच्छिक क्रिया, और आप इस ऐच्छिक क्रिया से भली भांति परिचित हैं। ऐच्छिक क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया है क्या है, ये हमने एक बार नहीं न जाने कितनी बार पढ़ रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया को समझ पा रहे होंगे। ऐच्छिक क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया क्या है। ठीक, तो ऐच्छिक क्रिया वो है जिस पर हमारा कंट्रोल, ऐच्छिक क्रिया वो है जिस पर हमारी इच्छा से होता है। ठीक, सॉरी, ऐच्छिक क्रिया वो होती है जो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे जैसे हमारे पाचन तंत्र का कार्य, हमारे पलक का झपकना, हालांकि पलक को आप कुछ देर के लिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। श्वसन क्रिया हो गई, पाचन तंत्र हो गया, हृदय का चलना हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो इन सभी का नियंत्रण और नियमन कौन करता है, यही करते हैं। अगली बात करें हम अगर परिधीय तंत्रिकाएं की, तो उत्पत्ति के आधार पर जो ये आपकी परिधीय तंत्रिकाएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। यानी कि ये जो आपकी परिधीय तंत्रिकाएं हैं, ये किससे मिलकर बनी होती हैं, तो परिधीय तंत्रिकाओं में आपका कपालिका तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, जो कि कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। बस आप इनके नाम ध्यान रखिएगा, यानी कि आप इनका ये कितने जोड़ी पाए जाते हैं, इनको ये ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। और दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं, जो कि आपके शरीर में पाई जाती हैं, 31 जोड़ी पाई जाती हैं। तो यही जो आपकी 12 जोड़ी कपालिका तंत्रिकाएं हैं और जो 31 जोड़ी सुषुम्ना तंत्रिकाएं हैं, यही मिलकर आपके स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों ही प्रकार के जो आपके संवेदी और प्रेरक के तंत्रिका तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न जो संवेदी अंग हैं, संवेदी अंगों से संवेगों को मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं, जबकि जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, ये मस्तिष्क की जो प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, मस्तिष्क की प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा संवेगों को अंगों विशेष की पेशियों तक ले जाने का कार्य करते हैं। अगर वैसे आपको आवश्यकता नहीं है ये जो आपकी कपालिका तंत्रिकाएं हैं कौन कौन होती हैं, बस आप एक बार ऐसे ही सुन सकते हैं अगर आपको सुनने की आवश्यकता है। जैसे इसमें आपका आता है एक आपका आता है घ्राण तंत्रिका, दृष्टि तंत्रिका, नेत्र संचालनी तंत्रिका, और ये आपका चक्रक तंत्रिका आता है, त्रिशाखा तंत्रिका आता है, और आपका अपरिवर्तनीय तंत्रिका आता है, आनंद तंत्रिका आता है। हालांकि ये सब आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम बात करें, ये जो आपका दूसरा है, ये है आपका मेरु तंत्रिका, यानी कि जो आपका ये सुषुम्ना तंत्रिका, या फिर हम इसे कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक, तो ये कितना होता है, ये 31 जोड़ी होता है, ये हम सबको पता है। अगर हम बात करें इसके आगे कार्य के आधार पर, अभी आपने क्या देखा, पेरिफेरल को किसके आधार पर देखा, तो पेरिफेरल को आपने देखा उत्पत्ति के आधार पर। अगर हम बात करें अब कि ये जो हमारा पेरिफेरल है, ये कार्य के आधार पर बात करें तो ये 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, एक है आपका संवेदी, दूसरा है प्रेरक, तीसरा है मिश्रित। ये जो संवेदी तंत्रिकाएं यहाँ पर तीनों की बात की गई है। तो जो संवेदी तंत्रिका अभी आपने सुना, ये आपके क्या होते हैं, यानी कि जो सेंसरी नर्व होते हैं, ये बाह्य संवेदनाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक
पहुँचाते हैं। यानी कि हमारे जो ये आपके जो सेंसरी आपके नर्व हैं, इनका कार्य क्या है? तो ये जो हमारी बाह्य संवेदनाएँ हैं, ये मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं। अगर हम बात करें चालक तंत्रिकाएँ यानी कि जो आपने मोटर नर्व देखा था, मोटर नर्व क्या करता है? तो ये क्या करता है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु के संदेश प्रभावित अंग तक ले जाता है। संवेदी तंत्रिका ने क्या किया? तो इसने बाह्य संदेश को, बाह्य जो संवेदनाएँ थी उसको मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुँचाया, लेकिन जो हमारी चालक तंत्रिकाएँ थी उसने हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु के संदेश को हमारे प्रभावी अंग यानी कि जो हमारा बाह्य अंग है उस तक पहुँचाया। वे तंत्रिकाएँ जो संवेदनाएँ लाने व संदेश ले जाने, ये दोनों का ही कार्य करती हैं, वही आपकी मिश्रित तंत्रिकाएँ कहलाती हैं। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, संवेदी तंत्रिका वो है जो बाह्य संवेग को आपके मस्तिष्क और आपके मेरुरज्जु तक पहुँचाता है, और चालक तंत्रिका वो होता है जो आपके मेरुरज्जु और मस्तिष्क के बोले संदेश या आदेश को आपके शरीर के प्रभावित अंग को, यानी कि जैसे जैसे ये मानते हैं, जैसे आपके पैर में सुई चुभी या आपके हाथ में सुई चुभी, तो जो सुई चुभने का आपको जो सुई चुभा, ये संदेश मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जो पहुँचाएगा, वो क्या करेगा? वो संवेदी तंत्रिका पहुँचाएगा। और ये कि जो आपका आपके हाथ तक, यानी कि आपके हाथ को उस काँटे से हटाने के लिए बोलेगा, ये जो कार्य लाकर आपको बताएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु आपको बोलेगा कि आपका हाथ अपने काँटे से हटाओ, ये कार्य आपको बोलेगा संचालक यानी कि चालक तंत्रिका आपको बताएगा। और कुछ तंत्रिकाएँ ऐसी भी होती हैं जो कि आपके बाह्य जो आपका बाह्य संदेश है उसको बाह्य संवेदना है मस्तिष्क तक पहुँचाना, और मस्तिष्क के और मेरुरज्जु मस्तिष्क के संदेशों को आपके प्रभावित अंगों तक पहुँचाने, दोनों का कार्य करेगा, वही आपका मिश्रित तंत्रिका कहलाएगा। ठीक? ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक? अब हम थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ें, तो हम बात करेंगे स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र की, यानी कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ज़रा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या होता है? ज़रा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हमें बात करना है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक? अगर हम थोड़ा-सा पीछे चलें, तो अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने ये देखा था, ये जो आपका पेरिफेरल है, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आपने कपालिका तंत्र का तंत्र और सुषुम्ना नाड़ी के निकलने वाली जो सुषुम्ना तंत्रिकाएँ हैं, उसके बारे में पढ़ा, और ये समझा कि ये दोनों जब मिलते हैं, यानी कि जो आपका कपालिका तंत्र है और जो आपका सुषुम्ना तंत्रिकाएँ हैं, ये दोनों मिलकर ही स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हमारी परिधीय तंत्रिका तंत्र है, यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ में मिलकर शरीर के संपूर्ण ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करते हैं। ऐच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। ठीक? अगर हम ऐच्छिक क्रिया की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा था? ये हमारे ऐच्छिक क्रिया यानी कि जैसे हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, जो भी हमारी इच्छा से कंट्रोल हो रहा हो। ठीक? तो ध्यान रखिएगा कि शायद मैंने अभी ऐच्छिक में आपकी इच्छा के अनुसार ना होने वाले कार्य बोल दिए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐच्छिक क्रिया में आपकी इच्छा के अनुसार जो कार्य होते हैं वो आते हैं। ठीक? ऐच्छिक क्रिया वो है जो हमारी इच्छा से हो, अनैच्छिक क्या हो? जिसमें हमारी इच्छा ना हो, यानी कि जो हमारी इच्छा के बिना ही कार्य हो रहा हो। ठीक? तो जब ये दोनों मिलेंगी, कपालिका तंत्रिकाएँ और जो हमारी सुषुम्ना तंत्रिकाएँ हैं, ये मिलेंगी, तब हमारा क्या बनेगा? तब हमारा बनेगा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। यानी कि जो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, ये किससे मिलकर बना है? कपालिका और सुषुम्ना तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा-सा समझें, तो ये क्या होता है?
स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? तो जो आपका स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, इसका उद्गम स्थान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, लेकिन इनका संबंध सीधे आपके मस्तिष्क से नहीं होता है। जो हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इनका डायरेक्ट टच में ही हमारे मस्तिष्क के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ये इन भाग की तंत्रिकाएं ना तो मस्तिष्क को कोई सूचना ही भेजती हैं और ना ही ये किसी भी प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करती हैं। इनकी क्रिया स्वतः ही होती है, जैसे कि ये जैसे हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, मूत्र का बनना, श्वसन क्रिया संपन्न होना, रक्त परिसंचरण करना, ये सारी की सारी, या हम कह सकते हैं इनके द्वारा ये जो अनैच्छिक कार्य होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। तो ऐच्छिक कार्यों का संचालन, नियमन, नियंत्रण कौन करता है? तो वो कर रहा था आपका पेरिफेरल। हम ये तो कह सकते हैं ना, जब ये हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, मूत्र का बनना, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा होती हैं? तो वो आपके स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के द्वारा होती हैं। चीजों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में समझिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो हमारे शरीर की, यानी कि जो हमारे नर्वस सिस्टम की स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है, वो किन कार्यों का संचालन करती है, ऐच्छिक या अनैच्छिक? तो ध्यान रखिएगा, ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन करती है। ये क्योंकि इसमें हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन आपकी इच्छा अनुसार तो नहीं होगा ना, कि अब हम चाह रहे हैं हमारे भोजन का पाचन हो तो हो जाए, हम चाह रहे हैं भोजन का पाचन ना हो तो भोजन का पाचन नहीं होगा, हम चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में यूरिन बने तो यूरिन बनेगा, हम चाह रहे हैं हम सांस लें तो सांस लेंगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सेकंड के लिए आप कंट्रोल कर लेंगे, या आपकी प्रैक्टिस होगी तो कुछ मिनटों तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप श्वसन क्रिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रक्त परिसंचरण वो तो जरा भी नहीं हो सकता है। तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो सब स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हो रही थी, जैसे उठना, चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, खाना, पीना, ये सारी की सारी ऐच्छिक क्रियाएं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था, उसके माध्यम से हो रहा था। ठीक, आगे हम बात करें तो रचना एवं क्रियाओं के आधार पर ये जो हमारे तंत्रिका तंत्र हैं, स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र हैं, ये दो भागों में बांटे गए हैं। पहला क्या है? पहला है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी यानी कि ये कब एक्टिव होगा? ये आपातकाल की स्थिति में एक्टिव होगा। अगर हम बात करें ये जो हमारी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की गुच्छाएं जो होती हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के कमर और वक्ष प्रदेशों के धूसर द्रव्य पदार्थ से मिली होती हैं। ठीक, कशेरुकी जो दंड है, कशेरुकी दंड के ठीक नीचे पृष्ठ महाधमनी के दोनों ओर श्वेत रंग की छोटी छोटी गुच्छाओं की एक नली होती है, या फिर बोले तो एक लंबी सी श्रृंखला होती है। इसी को ही आप अनुकंपी श्रृंखला के नाम से जानते हैं, और ये कपाल जो नीचे की ओर शुरू होता है। ठीक, अगर हम बात करें ये एक्टिव कब होगा? जो आपका अनुकंपी है, तो ये आपातकाल की स्थिति में ये क्या होता है? आपातकाल की स्थिति में ये एक्टिव होता है। ठीक, अगर हम बात करें प्रानुकंपी की, तो ये जब हमारी सामान्य परिस्थिति होती है, सामान्य परिस्थिति में ये एक्टिव होता है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें कि ये जो हमारी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसका क्या कार्य है, तो इसके कुछ कार्य हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। पहला कार्य है त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाना। दूसरा कार्य है आंतों की गति का नियमन करना। कौन करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनेलिन नामक हार्मोन के स्रावण में मदद भी हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ही करता है।
शरीर के ताप का नियमन और नियंत्रण भी हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। मूत्र स्राव को घटाने का कार्य यही करता है। साथ ही साथ यकृत में ग्लाइकोजन का बनना तथा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनने की क्रिया में सहयोग प्रदान करने का कार्य भी हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ही करता है। तो ये कई कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हैं इसको जिन्हें आपको ध्यान रखना है। कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कर रहा है। अगर ऐसे ही हम 2-4 पॉइंट ध्यान रखें परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो ये भी कुछ कार्य कर रहा है। जैसे जैसे आँखों की लेंस को संकुचित करना, हृदय की गति मंद करना, श्वास नलिकाओं को संकुचित करना, पाचक रस के स्राव को बढ़ाना, आंत्र गति को तीव्र करना। ये तमाम कार्य कौन कर रहा है? ये तमाम कार्य कर रहा है प्रानुकंपी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है। ठीक, तो ये हमारा अनुकंपी प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र था जिसके बारे में आपने समझा। तो तंत्रिका तंत्र क्या है आपका, ये न्यूरॉन्स क्या हैं, साथ ही साथ आपने देखा अनुकंपी प्रानुकंपी क्या है। आपने ये भी देखा कि जो ऑटोनॉमिक हैं, पेरिफेरल हैं, नर्वस सिस्टम, ये क्या होते हैं, आपने इनके बारे में समझा। तो आज हमारा ये जो हम तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे थे यानी कि जो नर्वस सिस्टम देख रहे थे वो हमारा समाप्त हो गया। क्या देखा आपने आज? आज आपने बस न्यूरॉन्स के बारे में समझा, न्यूरॉन्स के कार्यों को समझा। आपने देखा कि न्यूरॉन्स के कौन-कौन से पार्ट हैं। आपने परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में समझा जिसमें आपने देखा ये लाइन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये संपूर्ण शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। ठीक, ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका उठना बैठना खाना यानी कि जो भी आप अपने इच्छा से कर रहे हैं। और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट ये हुआ कि यहाँ पर ये ऐसे तो नहीं दिया गया है अनैच्छिक, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब ये कह रहा है कि इनकी क्रियाएं स्वतः हो रही हैं तो मतलब कि ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। अनैच्छिक क्रियाएं ही तो स्वतः होंगी जिसमें आपने देखा हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, मूत्र का बनना, श्वसन क्रिया संपन्न होना, रक्त परिसंचरण इत्यादि चीजें जो आ रही थी इसमें आ रही हैं। तो हम निष्कर्ष निकाल के ये कह सकते हैं, निष्कर्ष हमारा ये निकल रहा है कि जो हमारा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र है ये अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कर रहा है और जो हमारा पेरिफेरल है वो क्या कर रहा है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियमन नियंत्रण कर रहा है। ठीक, आई होप कि आपको ये तंत्रिका तंत्र समझ में आया होगा। इसकी क्लास मिस मत कीजिएगा। यहाँ से हम कम से कम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी कल देखते हैं कल की क्लास में क्या डिस्कस करना है। वैसे अभी आपका बहुत कुछ तो नहीं बच रहा है, काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी हमारा शायद से बच रहा होगा कंकाल तंत्र के बारे में बच रहा होगा। हमने कंकाल तंत्र नहीं पढ़ा है। साथ ही साथ हम कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हमने प्रजनन तंत्र के बारे में न्यूट्रिशन साइंस नहीं, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रजनन तंत्र के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। यहाँ पर थोड़ा और पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा हमारा। तो हमारे अभी 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं जिसे हमें कवर अप करना है। हो सकता है नेक्स्ट वीक हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक, तो आप ऐसे जिन्होंने भी पिछली 2 क्लासेस नहीं ली हैं उन क्लासेस को ज़रूर लीजिएगा। जो भी नए पॉइंट आपको समझ में आते हैं नोट डाउन कीजिएगा और प्रैक्टिस में हम अलग क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे के सारे ये हमारे क्लास के नहीं होंगे क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं। हम उनको क्वेश्चन के थ्रू, कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हम क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे। आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हालाँकि ये आपके पाँचों ब्रांच से अलग है। जैसे आपने जो आपने होम मैनेजमेंट देखा, आपने टेक्सटाइल देखा, एक्सटेंशन एजुकेशन देखा, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट देखा और आपने क्या देखा, न्यूट्रिशन साइंस देखा। तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा और ये आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी। तो ये थोड़ा नया कुछ आपको चीज़ें अलग सी मिल रही हैं, तो इनको नोट डाउन कीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए इसे 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। क्या करना है, थोड़ी एक बार आप आराम से देख लीजिएगा, उसके बाद स्पीड बढ़ा-बढ़ा कर देख लीजिएगा। तो जब एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में पढ़ेंगे, आप बार-बार पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और कोई चीज़ रटने से नहीं याद होगी, बस आप बार-बार उसे देखते जाइए, वो आपको याद हो जाएगी। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।